Hello, welcome to session 38. In this session, we are going to start going through this Selenium library documentation. ठीक है. So इसमें हम जो Selenium robot framework की Selenium library जो है ना, आप जब सर्च करते हो गूगल पे Selenium library और यू कम टू दिस लिंक, तो इसका जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, इसका हाई लेवल अपन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं एक बार. उसके बाद में फिर अपन ये जो कीवर्ड्स हैं इनको यूज करेंगे, अपन जो जो अपने कीवर्ड्स अपने काम में आने वाले हैं. ठीक है. सो करंट वर्जन जो है अपनी सेलेनियम लाइब्रेरी का विच इज 6.5.0, ये हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. ये मतलब पढ़ के रखना, यू शुड रिमेम्बर दिस, बिकॉज इंटरव्यू में जब बैठोगे तो वो वर्जन वगैरह भी पूछते हैं कि कौन से वर्जन पे यूज कर रहे थे आप लोग. और जो ये सेलेनियम लाइब्रेरी है, भले ये लाइब्रेरी अपनी 6.5.0 है, बट ये सेलेनियम के कौन से वर्जन को यूज कर रही है. सो दैट में दैट दैट क्वेश्चन दे में आल्सो आस्क. तो जो भी करंट अभी सेलेनियम का वर्जन चल रहा है ना, आप सर्च करना सेलेनियम, डायरेक्टली सर्च करो आप. इसका अगर आप डाउनलोड्स पे जाओगे तो यू कैन सी कि विच वर्जन इज करंटली लाइव. सो इट्स 4.22 वर्जन दिख रहा है यहाँ पे, 4.22. सो अपनी ये वाली जो लाइब्रेरी है, इट इज पॉइंटिंग टू दैट लेटेस्ट वर्जन लाइब्रेरी 4.22. ठीक है. अब सेलेनियम लाइब्रेरी क्या है? इट इज अ वेब टेस्टिंग लाइब्रेरी फॉर रोबोट फ्रेमवर्क. ये रोबोट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी है जो कि तुमको वेब टेस्टिंग करने में हेल्प करेगी. ठीक है. और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बताएगा कि सेलेनियम लाइब्रेरी के जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज द कीवर्ड्स. ठीक है. फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टॉलेशन सपोर्ट एंड मोर, प्लीज विजिट प्रोजेक्ट पेजेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रोबोट फ्रेमवर्क, सी दिस. तो ये तो बस उन्होंने बता दिया कि अगर आपको सेलेनियम लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करना है, अगर आपको कुछ सपोर्ट टिकट वगैरह रेज करना है, तो आप जो प्रोजेक्ट पेजेस हैं उस पर जाकर आप इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हो. और अगर रोबोट फ्रेमवर्क को जानना चाहते हो तो इस लिंक पे जाओ. Then Selenium library uses the Selenium WebDriver module internally to control a web browser. ठीक है. So जैसा कि अपनी जो Selenium library है उसमें वेब ड्राइवर करके अपना एक रहती है क्लास या इंटरफेस, जिससे कि हम हमारा मतलब Selenium वेब ड्राइवर को यूज करके ही हम हमारा कंप्लीट ऑटोमेशन करते हैं, ब्राउजर को ऑटोमेट करते हैं. तो Selenium library also uses that Selenium वेब ड्राइवर मॉड्यूल. ठीक है. इंटरनली इसका Selenium ही काम करता है. अब अगर और डिटेल चाहिए भी है सेलेनियम वेब ड्राइवर के लिए, तो आप सेलेनियम HQ जो है वहां पे जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इन जनरल. ठीक है. अब ब्राउजर ड्राइवर क्या होते हैं, अगर आपको ब्राउजर ड्राइवर समझना है तो यू कैन गो टू दिस लिंक टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्राउजर ड्राइवर्स. और उनको वेब ड्राइवर बाइनरी भी बोलते हैं. अच्छा. वेब ब्राउजर और ब्राउजर ड्राइवर, या इसमें मतलब डिस्टिंग्विश समझ में आता है, आपको अंतर समझ में आता है कि क्या होते हैं? व्हाट इज अ वेब ब्राउजर एंड व्हाट इज अ ड्राइवर बाइनरी? मतलब ये जो अपना है ब्राउजर ड्राइवर्स और वेब ब्राउजर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आता है क्या? बाइनरी के थ्रू ही वो वेब ब्राउज़र एक्सेस करता है क्या? या यस, एब्सोल्युटली राइट. देखो, हुँ, सेलेनियम और सेलेनियम तो अपनी लाइब्रेरी जिसपे अपन अपना कोडिंग करते हैं. ठीक है. अपना सिंगल कोड, सिंगल लाइन ऑफ कोड आपके हर ब्राउजर पे काम करता है. आप चाहे क्रोम पे रन करो, चाहे आप फायरफॉक्स पे रन करो, चाहे आप एज पे रन करो. तो अब देखो, ये तीनों जो ब्राउजर्स हैं इनका इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो भी आर्किटेक्चर है या जो भी इसके इंटरनल मतलब कोड है, इट इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट है. हर ब्राउजर का अपना अपना आर्किटेक्चर स्टाइल है. तो हमारा सेलेनियम की एक लाइन जो हम लिखते हैं वो तीनों ब्राउजर पे सेम बिहेवियर कैसे देती है? हाउ डज इट डू दैट? तो इन लोगों ने क्या करा है, अपने कोड के बीच में और जो ब्राउजर है उसके बीच में एक ड्राइवर बाइनरी रख दी है. वो क्या करती है, और वो ब्राउजर स्पेसिफिक होती है. ठीक है. अपना कोड उस ब्राउजर बाइनरी, सॉरी ड्राइवर बाइनरी बाइनरी पे जाता है, जो अपना ब्राउजर ड्राइवर है उस पे जाता है. और फिर वो कोड को अंडरस्टैंड करके ब्राउजर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ब्राउजर को दे देता है. जैसे मान लो क्रोम समझता है सेंड कीज और तुम्हारा एज समझता है इनपुट टेक्स्ट. मतलब इन दोनों, ये दोनों अपने अपने लैंग्वेज में समझते हैं, इनकी अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. क्रोम में अगर तुम सेंड कीज चलाओगे तो क्रोम में भी सेंड कीज हो जाएगा, आप टेक्स्ट फिल कर दोगे टेक्स्ट फील्ड में. और अगर एज में जाओगे, एज में अपने इनपुट टेक्स्ट किया तो उसमें डेटा फिल हो जाएगा. तो अपन हर ब्राउजर स्पेसिफिक तो कोड करते नहीं है सेलेनियम में. अपन जब भी टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, अपन तो सिंगल लाइन लिखते हैं, उससे दोनों ब्राउजर में अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे टेक्स्ट फिल हो जाए. तो ये बीच में जो अपनी बाइनरीज बैठी है ना,
इनका काम होता है कि अपने सेलेनियम के कोड को अंडरस्टैंड करे और ब्राउजर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ब्राउजर को दे दे। जो ट्रांसलेशन है ना, ये अपना वो ब्राउजर बाइनरी करती हैं, जो कि बीच में बैठी होती हैं। इट्स अ मिडिल मैन या ब्रिज बोल सकते हो आप। ठीक है, इनकी हेल्प से ही आप सिंगल लाइन ऑफ कोड आपके मल्टीपल ब्राउजर्स में आप रन कर सकते हो। और हर ब्राउजर की स्पेसिफिक होती है, और आपके वेंडर खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर क्रोम का वेंडर गूगल है, तो क्रोम ड्राइवर आपको गूगल प्रोवाइड करेगा। फायरफॉक्स का जो भी वेंडर है, मोजिला वगैरह, तो वो लोग उनका खुद का ड्राइवर, वेब ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे, मतलब ड्राइवर बाइनरी प्रोवाइड करेंगे, उसका नाम रहेगा गेक्को ड्राइवर। ठीक है, और ये ध्यान रखना, फायरफॉक्स का होता है गेक्को ड्राइवर, और एज का रहेगा एज ड्राइवर, सफारी का रहेगा सफारी ड्राइवर। तो सफारी के जो डेवलपर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे तुमको ड्राइवर। ठीक है, और प्रीवियस टू सेलेनियम 4 के पहले हमको ये ब्राउजर ड्राइवर्स जो है ना, हमको खुद को मैनेज करने पड़ते थे। हमें हमारे ब्राउजर के वर्जन के अकॉर्डिंग हमें उनको डाउनलोड करके एक स्पेसिफिक पाथ पे रखना पड़ता था, फोल्डर के एक स्पेसिफिक पाथ में। देन जब भी हम हमारे कोड को रन करते थे, तो सबसे पहली लाइन हम ये बताते थे उसमें कि हमारा ब्राउजर ड्राइवर किस पाथ पे पड़ा हुआ है। तो सेलेनियम 4 के बाद में जो डेवलपर्स थे सेलेनियम के, उन लोगों ने क्या करा है, एक सेलेनियम मैनेजर करके एक आया था अपने पास में टूल, जो कि ये काम अपना बचा लेता था कंप्लीटली। आपको क्या करना था, आपको बस अपना कोड लिखना है टू लॉन्च अ ब्राउजर एंड टू परफॉर्म सम एक्शंस ऑन इट। वो क्या करता था बैकएंड पे, वो चेक करता था कि आपके पास में करंटली कौन सा ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, मतलब कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। उस वर्जन के बेस पे ऑटोमेटिकली जाता था वो साइट पे। साइट तो फिक्स है, कोई साइट ऐसे रैंडम नहीं कि कहीं से भी उठा लो। स्पेसिफिक साइट पे जाता था, आपके ब्राउजर के वर्जन के हिसाब से वहां से ड्राइवर बाइनरी को डाउनलोड करता था, और एक टेम्पररी फोल्डर में पटकता था, और उस टेम्पररी फोल्डर का जो पाथ है वो आपके कोड को प्रोवाइड कर देता था। तो ये जो पूरी ऑटोमेशन हो गया ना, मतलब ये ड्राइवर बाइनरी डाउनलोड का और पूरा इसका जो ऑटोमेशन हो गया है, वो भी अब इन लोगों ने सेलेनियम इनबिल्ट कर दिया है। अब उसको बोलते हैं सेलेनियम मैनेजर। अगर वो लोग पूछे ना, मतलब अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि ये जो पूरा ब्राउजर ड्राइवर बाइनरी का जो भी पूरा ऑटोमेशन हुआ है, तो वो किस मॉड्यूल में करा, तो तुम बोल सकते हो सेलेनियम मैनेजर से करा है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेलेनियम मैनेजर। ओके, और अब वो सेलेनियम मैनेजर तो इतना स्ट्रांग है कि इवन अगर आपकी मशीन में कोई ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है, तो वो ब्राउजर तक डाउनलोड करके उसको इंस्टॉलेशन नहीं करता, बट हाँ मतलब डाउनलोड करके और उस पे आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन चालू कर देता है। वो इतना स्ट्रांग है अभी करंट सेलेनियम मैनेजर। ठीक है, तो ब्राउजर के स्पेसिफिक आपको ये जो एक्स्ट्रा काम था, ये अब आपका कंप्लीटली स्किप हो गया है। आपको इससे मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस अपना जो स्पेसिफिक कोड है उस कोड को करो। ठीक है, सो अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लोकेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो लोकेटिंग एलिमेंट्स पे जाने से पहले मैं अपनी पीपीटी पे जा रहा हूँ। अपना पीपीटी पे देखो, अपना इंट्रोडक्शन अपन ने, एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन तो अपन डिस्कस कर ही लिया है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ब्राउजर एंड वेब पेज। ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है कि कौन से एक्शंस किस जगह पे परफॉर्म होते हैं। जैसे कि ये जो ऊपर का आपको हिस्सा दिख रहा है, ये कोने से लेकर ये वाले कोने से लेके ये वाले कोने तक, ये पूरी जो ऊपर की विंडो है, ये मेरी वो है ब्राउजर की विंडो है। ठीक है, और देन यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा पार्ट है, ये मेरा वेब पेज है। राइट, है ना। तो अब मैं ब्राउजर लेवल पे कौन कौन से एक्शन कर सकता हूँ, मैं न्यू टैब ओपन कर सकता हूँ, उस टैब में नई यूआरएल ओपन कर सकता हूँ, फॉरवर्ड जा सकता हूँ, बैकवर्ड जा सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ, अपने ब्राउजर को क्लोज कर सकता हूँ। राइट, इवन अगर आप सेटिंग्स में जाओगे इसकी, तो सेटिंग्स में जाके आप कुकीज मैनेज कर सकते हो, है ना। ब्राउजर की सेटिंग्स में आप क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट। टैब को डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारे जो एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, ये सारे ब्राउजर लेवल एक्शंस हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वेब ऐप, आप ये हर ब्राउजर में ये सारे एक्शंस आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये समझना कि कुछ एक्शंस होते हैं जो अपन सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर लेवल पे करते हैं, एंड देन जब आप अपनी पेज लोड कर लो, जैसे कि मान लो अभी करंटली मैं सेलेनियम लाइब्रेरी ओपन करके बैठा हूं, तो अब इस वेब पेज के अंदर जो मैं एक्शंस करूंगा, वो पेज लेवल एक्शंस होंगे, तो उसके लिए अलग अपना कोड रहेगा। ठीक है, आपको ब्राउजर लेवल के स्पेसिफिक कुछ रहेंगे कीवर्ड्स, और कुछ कीवर्ड्स रहेंगे जो कि पेज स्पेसिफिक हैं, पेज लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं लोकेटिंग एलिमेंट्स। तो अब मुझे बताना, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लोकेटिंग एलिमेंट पेज लेवल एक्शन है या ब्राउजर लेवल एक्शन है? पेज पेज एब्सोल्युटली लेवल। राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखो, आपका जब
पेज लोड हो जाता है उसी के उसके बाद आप लोकेट करते हो एलिमेंट को। अगर साइट ही लोड नहीं हुई तो आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे, आपका जो एक्शन है वो काम ही नहीं करेगा, राइट? सो इट्स अ पेज लेवल एक्शन। वेरी गुड। अब अपन देखते हैं ये मतलब आपकी एप्लीकेशन जब लोड हो जाएगी उसके बाद आप ये वाली चीज करोगे, एलिमेंट को लोकेट करोगे। ऑल कीवर्ड्स इन सेलेनियम लाइब्रेरी दैट नीड्स टू इंटरेक्ट विथ एन एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, ठीक है, टेक एन आर्ग्यूमेंट टिपिकली नेम्ड लोकेटर। ये जितने भी कीवर्ड दिख रहे हैं आपको 182 कीवर्ड्स है ना, इसमें से मेजोरिटी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो अगर किसी एलिमेंट से उनको इंटरेक्ट करना है, इन कीवर्ड से अगर आपको किसी भी एलिमेंट से इंटरेक्ट करना है तो आपको लोकेटर देना ही पड़ेगा, ठीक है? इट्स अ मैंडेटरी मतलब आर्ग्यूमेंट wherever we are you are trying to interact with an element on the web page that specify how to find an element। तो ये लोकेटर क्या स्पेसिफाई करता है, आप एलिमेंट को किस तरीके से लोकेट करना चाहते हो, हाउ टू फाइंड द एलिमेंट वाली जो चीज है वो आप लोकेटर में लिखते हो, ठीक है? मोस्ट ऑफन द लोकेटर इज गिवन एज अ स्ट्रिंग यूजिंग द लोकेटर सिंटैक्स डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है? तो ये लोकेटर जो रहता है ना, ये आप सिंपली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखते हो, ठीक है? तो इसका जो जेनरिक जो बोलते हैं ना डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है? बट यूजिंग वेब एलिमेंट इज आल्सो पॉसिबल। अब इसमें एक चीज ने बट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ये जितने भी आपकी कीवर्ड्स है ना, जहां जहां पे भी आप लोकेटर पास कर रहे हो वहां पे आप लोकेटर की जगह वेब एलिमेंट भी पास करोगे तो सेम सेम बिहेवियर आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है? तो वेब एलिमेंट कैसे पास करना है दैट वी विल सी, मतलब कैसे अपने को लेना है वेब एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, वो भी लोकेटर के थ्रू ही होगा, वो अपन आगे आगे देखेंगे, आगे के जो अपना टॉपिक्स है उसमें, ठीक है? लोकेटर का सिंटैक्स, Selenium library supports finding elements based on different strategies such as element id, XPath expressions और CSS selector। तो लोकेटर का जो सिंटैक्स है मतलब Selenium लाइब्रेरी जो है आपके एलिमेंट को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके सपोर्ट करती है, ठीक है? द स्ट्रेटेजी कैन आइदर बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड विद अ प्रीफिक्स और द स्ट्रेटेजी कैन बी इम्प्लिसिट, ठीक है? आपकी जो लोकेटर स्ट्रेटेजी है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है, ठीक है? तो ये कभी बाई चांस आपके इंटरव्यू में सामने वाला पूछ सकता है कि यार एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होती है। तो एक्सप्लिसिट माने क्या होता है कि आप जब भी लोकेटर लिखो, जब भी लोकेटर को डिफाइन करो तो उसके जस्ट पहले आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी भी बताओ कॉलन के जस्ट पहले कि भैया किस स्ट्रेटेजी से उस लोकेटर उस एलिमेंट को लोकेट करना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, देखो एग्जांपल, देखो आईडी कॉलन एग्जांपल। तो यहाँ पे आप इस एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि उस एलिमेंट को लोकेट फाइंड करके लेके आओ जिसकी आईडी एग्जांपल है, ठीक है? नेक्स्ट देखो ये एक्सप्लिसिट है, ये भी दिस इज आल्सो एक्सप्लिसिट। यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो कि उस एलिमेंट को लेकर आओ, उस एलिमेंट को ढूंढो जिसका नेम जो है वो एग्जांपल है। तो अगर आपने इस तरीके से सिंटेक्स लिखा है, वैल्यू सॉरी नेम या लोकेटर स्ट्रेटेजी कॉलन वैल्यू, तो वो एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजी कहलाएगी। और इम्प्लिसिट में क्या होता है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट डाउन कर दो, ठीक है? वैल्यू इम्प्लिसिट में आप डायरेक्टली वैल्यू पुट डाउन करते हो। अब वो कीवर्ड के ऊपर रहता है कि कीवर्ड उसको या तो डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी जो भी रहेगी आईडी नेम या कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, उससे वो उसको लोकेट कर लेगा, वो कीवर्ड के ऊपर रहता है, ठीक है? तो हम जो है इम्प्लिसिट को नहीं यूज करेंगे, हम हमेशा एक्सप्लिसिट को ही यूज करेंगे, ठीक है? ताकि फ्यूचर में मतलब हमारे इश्यूज कम हो, मेंटेनेंस के इश्यूज कम हो, ठीक है? अब डिफॉल्ट लोकेटर स्ट्रेटेजी ये वाला अपन देख लेते हैं, मतलब इम्प्लिसिट में किस तरीके से काम करता है डिफॉल्ट लोकेटर स्ट्रेटेजी। बाय डिफॉल्ट लोकेटर्स आर कंसीडर्ड टू यूज द कीवर्ड स्पेसिफिक डिफॉल्ट लोकेटर स्ट्रेटेजी। अब ये जो डिफॉल्ट लोकेटर स्ट्रेटेजी रहती है ना दोस्तों, ये कीवर्ड स्पेसिफिक होती है, ठीक है? अभी अपन आगे देखेंगे तो मैं और क्लियर होगा। ऑल कीवर्ड सपोर्ट फाइंडिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन आईडी एंड एलिमेंट, आईडी एंड नेम। जितने भी कीवर्ड्स है ना, ये सारे कीवर्ड इन दो एट्रीब्यूट से तो ढूंढते ही ढूंढते हैं, या तो पहले वो आईडी से ढूंढेंगे देन वो नेम से ढूंढेंगे। अगर आईडी और नेम में से किसी भी कोई भी एट्रीब्यूट अगर मैच कर गया तो उस एलिमेंट पे वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं आपके कीवर्ड्स। बट सम कीवर्ड सपोर्ट एडिशनल एट्रीब्यूट्स और अदर वैल्यूज दैट मेक सेंस इन देयर कंटेक्स्ट। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर एक लिंक है, एंकर है, जैसे ये जैसे दिस इज योर लिंक राइट, लिंक में आईडी और नेम तो कभी होता नहीं, आपने देखा है क्या लिंक में कभी आईडी डिफाइन करी है डेवलपर ने या नेम डिफाइन करा है लिंक में, राइट? तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, लिंक का जो टेक्स्ट होता है उसको भी डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी में कंसिडर करते हैं और इवन हाइपरलिंक को भी कंसिडर करते हैं एज अ डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी। तो मतलब आप क्या करो, सीधे सीधे लिंक टेक्स्ट लिख दो,
जो भी उसका लिंक का टेक्स्ट है, जैसे क्लिक लिंक है ना यहाँ पे, इसको क्लिक लिंक लिख दो, इट विल कम टू दिस पेज एंड क्लिक ऑन दिस लिंक। या इसका जो हाइपर लिंक है उसको लेके हाइपर लिंक को यहाँ पे डाल दो, तो एग्जैक्ट मैच करेगा वो और उस हाइपर लिंक वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो कंटेक्स्ट मतलब कि ये जो क्लिक लिंक है, ये इस कीवर्ड का कंटेक्स्ट क्या है कि इट विल बी वर्किंग ऑन द लिंक्स। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है ना, क्लिक लिंक मतलब कि लिंक पे ये काम करेगा। तो इसके कंटेक्स्ट के स्पेसिफिक देखो, उसने डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी में दो चीजें और ऐड कर ली, लिंक टेक्स्ट और एचआरईएफ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेम एंड आईडी, नेम और आईडी को हटाया नहीं है उसने ना, उसको भी रखा हुआ है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे अपन बात करें क्लिक एलिमेंट, तो ये एक जेनरिक है। यहाँ पे अपन एलिमेंट, किस टाइप के एलिमेंट पे अपन क्लिक कर रहे हैं ये अपन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ना, इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है। वो बटन भी हो सकता है, वो टेक्स्ट फील्ड भी हो सकती है, इट कुड बी लिंक आल्सो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईडी और नेम एज अ डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी लगेंगी। अगर एग्जांपल आईडी से मैच हो गया या एग्जांपल नेम से मैच हो गया, तो उस एलिमेंट को क्लिक कर देगा। अगर नहीं हुआ तो वो भैया एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, आपका टेस्ट वहीं पे रोक देगा। ठीक है, अब क्लिक लिंक की बात करें, अपन ने पूरे पिछले एग्जांपल में देखा है, तो ये एग्जांपल को या आईडी से भी मैच करेगा, नेम से भी मैच करेगा, लिंक टैग से भी मैच करेगा और एचआरएफ से भी मैच करेगा, इन चारों से मैच करेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर ब्रेक कर देगा। क्लिक बटन में आईडी, नेम और बटन का जो इनर टेक्स्ट होता है या बटन का जो वैल्यू होता है, उससे ये उसको डिफॉल्ट जो है लोकेट करने की कोशिश करेगा, आपका क्लिक बटन वाला जो कीवर्ड है। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे मान लो कि किसी एलिमेंट के अंदर जो नाम है ना, उस नाम में डेवलपर ने इस तरीके से लिख दिया नेम कॉलन फू। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे गए, इसको डेवलपर ने इस तरीके से लिख दिया है, एडिट करा मैंने इसको, नेम इक्वल टू डबल कोट नेम कॉलन फू। ठीक है, तो ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब उस एट्रीब्यूट के अंदर जो नाम है ना, नाम के ही अंदर डेवलपर ने इस तरीके से दे दिया है नेम कॉलन फू। तो अब अगर अपन ने ये नेम कॉलन फू मतलब डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी के तौर पे अगर अपन ने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे नेम कॉलन फू, तो अब ये जो चीज है ये अपनी ब्रेक हो जाएगी। क्यों क्यों ब्रेक होगी? क्योंकि ये नेम कॉलन फू जो है ये तो आपका नेम की वैल्यू है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन लोगों ने एक डिफॉल्ट वाला एक कीवर्ड दिया है आपको, अनदर। आप क्या करो, उसकी जस्ट पहले डिफॉल्ट कॉलन नेम कॉलन फू लगा दो। तो इससे क्या होगा, उससे होगा ये कि अब वो आईडी या नेम दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा, इस वैल्यू से, पूरी इस वैल्यू से। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में क्या कर रहा था, वो सिर्फ फू से मैच करने की कोशिश कर रहा था आईडी और नेम को, और इसकी हेल्प से अब उसने क्या करा, वो उस एट्रीब्यूट को, मतलब डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी जो भी आपकी, जैसे इस एलिमेंट के हिसाब से आईडी और नेम होगी, राइट? तो आईडी और नेम में वो ढूंढेगा कि नेम कॉलन फू है कि नहीं, अगर है तो उस एलिमेंट को ढूंढ के वो उस पर एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है। डबल स्लैश अगर आपने किसी भी एलिमेंट के आगे लिख दिया, डबल स्लैश से स्टार्ट करा या ब्रैकेट से स्टार्ट करा, राउंड ब्रैकेट से, तो वो डिफॉल्ट उस एलिमेंट को, मतलब डिफॉल्ट मान लेगा कि यू आर ट्राइंग टू यूज एक्सपाथ हियर। ठीक है, तो आप जो लिखते हो ना एक्सपाथ कॉलन, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू राइट दैट। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, जब आप उस पे काम करोगे मल्टीलिंगुअल, है ना, तो मल्टीलिंगुअल में आप ये डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी जो है आपकी, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी मैनेज करने में। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि यार कहाँ पे कौन सा लोकेटर चल रहा है ना। और अगर मान लो एक ही ये सारी स्ट्रेटेजी जो आप लगा रहे हो डिफॉल्ट वाली, ये सब हिडन एट्रीब्यूट्स पे लगती हैं, जो कि आपको डायरेक्टली दिखती नहीं है, आपको जब तक इंस्पेक्ट नहीं करो। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि यार लिंक तो मैं, क्लिक तो मैं ऊपर वाली लिंक पे कर रहा था, बट ये नीचे वाली पे क्यों कर रहा है बार बार। तो ये अगर प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना, तो आप एक्सप्रेसिव स्ट्रेटेजी पे जाना, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और यहाँ पे दिया है कि यार अगर किसी एलिमेंट के अंदर ही जो नाम है या आईडी है उसके अंदर उसने डेवलपर ने अगर डबल स्लैश फू दे दिया, तो कैसे करेंगे अपन। तो उसके लिए सॉल्यूशन उन्होंने सेम लगाया है, वही डिफॉल्ट कॉलन करके आप, डिफॉल्ट कॉलन अगर आपने लगा दिया है, तो अब वो मैच करेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को कि ये पूरा जो डेटा है ये आईडी या नेम के अंदर है कि नहीं, अगर है तो ढूंढेगा, नहीं तो आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जाते हैं एक्सप्लिसिट लोकेटर स्ट्रेटेजीज। अब कितनी टाइप की स्ट्रेटेजी रोबोट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यू विल गेट टू नो कि यार नॉर्मल जो सेलेनियम है ना,
उससे भी ज्यादा लोग स्ट्रेटेजीज तो अपने को सेलेनियम लाइब्रेरी देता है, उससे भी ज्यादा देता है ना, अपन देखते हैं अब आगे। Explicit locator strategy is specified with prefix using either syntax strategy colon value और strategy equal to value, ठीक है। तो इसका जो strategy होती है ना, मतलब जो भी आपका explicit locator strategy, इसका syntax क्या होता है, या तो आप ऐसे बीच में colon दे दो उसके strategy colon value, या फिर आप बीच में equal to दे दो, ठीक है। And it is always preferred to use this one, स्ट्रेटेजी कॉलन वैल्यू को यूज करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका नेम्ड आर्गुमेंट सिंटैक्स जो रहता है ना रोबोट फ्रेमवर्क का, उससे मैच हो जाता है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। सो यूज दिस, वी विल बी यूजिंग दिस, नॉट दिस, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, जैसे यहाँ पे देखो आईडी कॉलन के जस्ट बाद में स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे आईडी के जस्ट कॉलन और आईडी के बीच में स्पेस दिया गया है। तो ये कॉलन के पहले या बाद में आप स्पेस दे दोगे ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट विल इग्नोर इट। बट ज्यादा स्पेस मत देना, अगर आपने 3 या 4 स्पेस दे दी तो वो टैब कंसिडर हो जाएगा, वो नेक्स्ट कॉलम में ही फेंक देगा। जैसे अगर ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, अगर आपने बीच में 4 स्पेसेस दे दिए हैं यहाँ पे, तो रोबोट फ्रेमवर्क क्या करेगा, इसको इस कॉलम में कंसिडर कर लेगा, तो इट विल ब्रेक, ठीक है। सो स्पेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अब अपन देखते हैं कौन कौन से अपने पास स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। सबसे पहले तो देखो आईडी, ठीक है। आप अगर आईडी किसी एलिमेंट के आईडी से आप लोकेट करना चाहते हो, तो आईडी कॉलन और जो भी उसका नाम डेटा है वो दे दो। देन नेक्स्ट है नेम, सेम चीज, नेम कॉलन जो भी डेटा है वो। देन आइडेंटिफायर, मान लो आईडी या नेम में आपको नहीं पता कि यार कौन सी वैल्यू है, मतलब एक तो होगी आईडी या नेम में से, तो आप आइडेंटिफायर में मेंशन कर दो आइडेंटिफायर कॉलन डेटा, तो वो आईडी या नेम जिससे भी मैच होगा उससे मैच करके उस एलिमेंट को कर देगा, काम उससे कर देगा। देन नेक्स्ट है क्लास, अगर मान लो कोई किसी एलिमेंट के पास में यूनिक क्लास है, तो आप उसको वेरी इजीली इस तरीके से लोकेट कर सकते हो, क्लास कॉलन जो भी डेटा है वो। देन यू कैन लोकेट एन एलिमेंट यूजिंग द टैग नेम ऑल्सो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैग कॉलन और जो भी टैग का नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्सपाथ, राइट, जो अपन ने लास्ट सेशंस में अच्छी तरीके से स्टडी किया है। उसको कैसे करेंगे, एक्सपाथ कॉलन और फिर आपका जो भी स्लैश या डबल स्लैश या ब्रैकेट जिससे भी स्टार्ट होता है वो आप मतलब पुट डाउन करो और आपका एक्सपाथ एक्सप्रेशन लिख दो। देन सीएसएस सिलेक्टर, तो उसके लिए अपने को सीएसएस कॉलन करके अपने को देना रहेगा, स्ट्रेटेजी बतानी पड़ेगी और अपना सीएसएस लोकेटर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डोम एक्सप्रेशन। डोम एक्सप्रेशन मतलब जब अपन ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो याद है अपन ने डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट अपन डिस्कस किया था, तो उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से भी आप एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, डॉम कॉलन देन डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस 5। इसका मतलब ये कि भैया इस डॉक्यूमेंट पे जितनी भी इमेजेस दिख रही हैं उनमें से जो 5वें नंबर की इमेज है उस एलिमेंट को लोकेट करो और उस पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो एक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। ये वाला लोकेटर आपको आपके उसमें नहीं मिलेगा, नॉर्मल जो सेलेनियम है उसमें। नेक्स्ट है लिंक, ये क्या करता है, जो विजिबल लिंक टेक्स्ट होता है ना, एग्जैक्ट टेक्स्ट अ लिंक हैज, जैसे कि ये डिफॉल्ट लोकेटर स्ट्रेटेजी अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो ये लिंक, एक मिनट फिर से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, हाँ ठीक है सही आ गया। तो ये देखो, ये जो लिंक है ए, देन उसके बाद में ये ए खत्म हुआ और ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये एग्जैक्ट अगर आपको मैच करना है तो आप ये लिंक वाला एक्सप्रेस स्ट्रेटेजी यूज करो और ये पूरे का पूरा डेटा एज इट इज उसमें पुट डाउन कर दो, तो ये इस एलिमेंट को लोकेट कर लेगा, ठीक है। मान लो अगर आपको यार जो लिंक है वो आपकी डायनेमिक है ना, उसमें कुछ जैसे यूजर नेम हेलो मिस्टर शैलेंद्र इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ हेलो मिस्टर विजय आ रहा है, अगर विजय लॉगिन कर रहा है, हेलो मिस्टर जॉन आ रहा है लिखा, अगर जॉन लॉगिन कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, हेलो मिस्टर वाला जो पार्ट है उसको भी उससे भी अपन एलिमेंट लोकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पार्शियल लिंक। इसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे पार्शियल स्पेस लिंक कॉलन और जो भी आपका लिंक टेक्स्ट है वो आप आधा अधूरा यहाँ पे पुट डाउन कर दोगे और ये पार्शियली उसको मैच कर लेगा। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, केस सेंसिटिव है ये, अगर मतलब अगर टी वहां पे कैपिटल है आपकी लिंक में तो आपको भी यहाँ पे आपके लोकेटर में टी कैपिटल रखना पड़ेगा, ठीक है। देन यू हैव दिस सिजल एंड जे क्वेरी। सिजल तो डेप्रिकेट हो गया है, सो इट्स ओके टू इग्नोर इट कंप्लीटली, ठीक है। देन जे क्वेरी वाला क्या है, जे क्वेरी क्या करती है, अगर आपके वेब पेज में डेवलपर ने जे क्वेरी का यूज किया हुआ है और आपके वेब पेज में वो जे क्वेरी लोड हो रही है,
तो ही ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। और इसमें आप jQuery एक्सप्रेशंस भी पुट डाउन करके एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। सो सिजल एंड jQuery वी विल नॉट बी यूजिंग, बिकॉज वी डोंट नो कि भैया jQuery यूज हो रही है कि नहीं हो रही है हमारी साइट पे। हमारे पास इतने सारे लोकेटर स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हम श्योर है कि हमेशा काम करेगी, तो हम ये दोनों पे क्यों ही जाए, है ना। देन नेक्स्ट है डेटा। जैसे कि क्या होता है कि आजकल की जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, उसमें एक डेटा एट्रीब्यूट आपका डेवलपर देता ही देता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें अपन, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है डिव डेटा हाइफन ऑटोमेशन इक्वल टू ऑटोमेशन आईडी 2। आपके डेवलपर ने अगर इस तरीके से कोई डेटा एट्रीब्यूट दिया हुआ है आपकी एलिमेंट्स में, तो आप ये वाले लोकेटर को यूज कर सकते हो, अपने डेटा वाले लोकेट स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। इसको कैसे यूज करोगे आप? डेटा के बाद में आपको देना पड़ेगा कॉलम, जो हाइफन है ना, हाइफन की जगह आप कॉलम लिखोगे। देन उसके बाद में यहाँ पर जो भी है, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा होता है, डेटा ऑटोमेशन, राइट। तो आप लिखोगे डेटा कॉलन ऑटोमेशन कॉलन ये वाली पूरी वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, डेटा कॉलन ऑटोमेशन हाइफन आईडी हाइफन 2। समझ रहे हो? बस ये इसको आपको कॉलन को हटा के, सॉरी हाइफन को हटा के आपको कॉलन देना है, ये डिफरेंस है बस। ठीक है। ये अल्टीमेटली बैकएंड पे क्या करता है, सेलेनियम लाइब्रेरी इसके लिए एक्सपाथ जनरेट करके उसको लोकेट कर लेता है, खुद से एक्सपाथ बना लेता है और उसको लोकेट कर लेता है। बट अगर आप एक्सपाथ नहीं बनाना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी एज वेल। ठीक है। तो ये देखो एक्स्ट्रा अपने को एक और यहाँ पे एक लोकेटर स्ट्रेटेजी मिली यहाँ पे। ठीक है। डिफॉल्ट तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, राइट। डिफॉल्ट जो कीवर्ड होता है, वो डिफॉल्ट बिहेवियर को वो कर देता है, कीवर्ड स्पेसिफिक डिफॉल्ट बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब बोल देता है कि भैया डिफॉल्ट बिहेवियर को ही यूज करना आप, जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर है आपका। ठीक है। देन नेक्स्ट है default. See the default locator section below for more information about how the default strategy works. Using the explicit default prefix is only necessary if the locator value itself accidentally matches some of the explicit strategies. ठीक है, अब अपन इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने ना एग्जांपल दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट अपनी जो एक्सप्लिसिट स्ट्रेटजीज हैं उसके हिसाब से। आईडी कॉलन फू, तो ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को लोकेट करेगा जिसकी आईडी फू है। देन सीएसएस कॉलन, ये पूरा लोकेटर दिया हुआ है। अभी क्या करेगा, H1 एलिमेंट को फाइंड करेगा विच इज अंडर डिव, जो कि डिव का चाइल्ड है, और जिस डिव की आईडी जो है वो फू है। देख रहे हो, ये इससे समझ में आ रहा है ना, डिव आईडी फू और उसका चाइल्ड H1। ठीक है। देन ये एक्सपाथ को यूज करके इस एलिमेंट उस एलिमेंट को फाइंड करेगा, उस जो कि उस H1 को फाइंड करेगा जो कि div का चाइल्ड है, और उस div की आईडी जो है वो फू होनी चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, उन सारे एलिमेंट को उठा के लेके आओ जिनके टेक्स्ट में एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक है। ये सारे आपके मतलब एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट लोकेटर्स का जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। अब अपन एक और चीज है, इम्प्लिसिट एक्सपाथ स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने डबल स्लैश से स्टार्ट करा, तो आपका जो एक्सपाथ मतलब आपको एक्सपाथ कॉलन लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये है रोबोट फ्रेमवर्क समझ जाएगा कि यू आर ट्राइंग टू यूज एक्सपाथ हियर। ठीक है। अगर आप चाह रहे हो नॉर्मल सा डेमो ही देना है, आपको ज्यादा फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहे हो आप, तो इस तरीके से भी आप अपने लोकेटर्स को लिख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि पुट डाउन एक्सपाथ कॉलन, इट्स गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है। एक चीज और, जैसे मान लो डबल स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा बट ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, तो भी वो मान लेगा कि भैया हाँ ये तो एक्सपाथ ही है। ठीक है। नेक्स्ट है चेनिंग लोकेटर्स। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, कि मान लो जैसे यहाँ पे अपन डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। चेनिंग लोकेटर क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट है, जैसे ये पूरा जो आपका नेविगेशन बार है, इस नेविगेशन बार तक इसको लोकेट करने के लिए मेरे पास CSS सिलेक्टर है। बट इसके अंदर मुझे मान लो टेक्स्ट से लोकेट करना है, ये जो लिंक्स है मुझे टेक्स्ट से लोकेट करनी है, और उसके लिए मैं एक्सपाथ लिखना चाह रहा हूँ। तो आप ये दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेटर स्ट्रेटेजीज को भी क्लब करके एक सिंगल एलिमेंट तक पहुंच सकते हो। मतलब पहले पेरेंट तक पहुंच जाओ, पेरेंट तक पहुंचने के लिए आप कोई एक स्ट्रेटेजी यूज कर लो, फिर उस पेरेंट के अंदर के जो चाइल्ड है उनको लोकेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं चेनिंग लोकेटर। इसमें क्या होता है ना, आपको जो चेन बना रहे हो, लोकेटर की जो चेन बना रहे हो, उनको सेपरेट आउट करना पड़ेगा विद दिस डबल ग्रेटर देन का सिंबल। तो इसका क्या मतलब है कि पहले तो CSS के बाद में लिखा हुआ डॉट बार, तो CSS स्ट्रेटेजी को यूज करके उस एलिमेंट को ढूंढो जिसकी क्लास है बार। ठीक है, ये बता रहा है। देन डबल आपका जो ये ग्रेटर देन ब्रैकेट्स एंगुलर ब्रैकेट्स है उनको लगाओ। देन यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपाथ,
कॉलन स्लैश स्लैश ए। इसका मतलब है कि यार जो भी एलिमेंट जिसकी क्लास बार है ना, उसके अंदर सारी लिंक को लेके आओ, जितनी भी लिंक्स प्रेजेंट है उन सारी लिंक्स को लेके आओ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेरेंट बता दिया और ये उसका चाइल्ड बता दिया अपन ने। तो ये इसको आप यहाँ पे पढ़ो, टू फाइंड अ लिंक विच इज प्रेजेंट आफ्टर एन एलिमेंट विथ क्लास बार। ठीक है। और ये जो चेनिंग लोकेटर्स है ना आपके, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड लोकेटर्स पे काम नहीं करते हैं। सो वो जे क्वेरी वाला या डॉम वाला जो है उसको यूज मत करना। इसको यूज करने के लिए या तो आईडी यूज करो, या आप नेम यूज करो, या क्लास यूज करो, टैग यूज कर सकते हो, सीएसएस और एक्सपाथ यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेनिंग लोकेटर्स। कहाँ लिखा हुआ है यार, चेनिंग लोकेटर डज नॉट वर्क विद जावास्क्रिप्ट वाला फंडा। इसमें लिखा हुआ कहीं ना कहीं, पढ़ना आप, है ना? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये देखो। Although all locators support chaining, some locator strategies do not obey the chaining. This is because some locator strategies use JavaScript to find elements and JavaScript to execute it for the whole browser context and not for the element found to be the previous locator. ठीक है, तो ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में जब भी अपन यहाँ पे एलिमेंट को लोकेट करना जा रहे होते हैं, तो वो तो पूरे ब्राउजर के कंटेक्स्ट पे ही काम कर रहा होता है, वो आपके स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट काम नहीं करता। ठीक है। So chaining is not supported by locator strategies which are based on Selenium API like XPath. Sorry, chaining is supported by locator strategies which are based on Selenium API. तो Selenium API पे जो आपके लोकेटर होते हैं, Selenium API based like XPath और Syslin, उस पे आपका चेनिंग काम करती है, बट सिजल और jQuery पे ये काम नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हम वेब एलिमेंट, यूजिंग वेब एलिमेंट। मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि आप किसी एलिमेंट को मतलब किसी भी कीवर्ड को कॉल करते समय आपको लोकेटर वहां पे पास करना कंपलसरी रहेगा, है ना? तो कई बार क्या हो सकता है कि आपके पास में लोकेटर नहीं होता है, आपके पास कोई वेब एलिमेंट हो सकता है, तो आप इवन वो वेब एलिमेंट को भी पास करो तो आपको सेम बिहेवियर मिलेगा वहां पे। तो वेब एलिमेंट को क्या होता है, व्हाट इज अ वेब एलिमेंट? ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स है ना ब्राउजर के अंदर, पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को वेब एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। एंड इन वेब एलिमेंट्स पे आप मतलब या तो लोकेटर के थ्रू वेब एलिमेंट पे चले जाओ, या आप वेब एलिमेंट को डायरेक्टली लेके आ जाओ। अल्टीमेटली कोई भी एक्शन जब परफॉर्म होता है ना, तो वेब एलिमेंट पे ही परफॉर्म होता है वो। ठीक है। तो वेब एलिमेंट अगर आपको गेट करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे अपने पास में एक ऑलरेडी कीवर्ड दिया गया है, गेट वेब एलिमेंट। इस कीवर्ड को आप यूज करो, यहाँ पे आप अपना लोकेटर डिफाइन कर दो। ये पूरा कीवर्ड आपको एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जनरेट करके रिटर्न करेगा, उसको आप अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। एंड देन जो वेरिएबल आपने लिया हुआ है उसको आपके कीवर्ड के अंदर पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो वो उस एलिमेंट पे वो एक्शन परफॉर्म कर देगा जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है इतने का अपन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अपन रन करके देखें ऑन द पाईचार्म। ठीक है। तो एक ये कस्टम लोकेटर वाला पार्ट और कर लेते हैं, देन अपन इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं अपन। ठीक है, पाईचार्म पे। ओके। सो ये वेब एलिमेंट वाला थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये गेट वेब एलिमेंट एक कीवर्ड है आपका, है ना? ये मतलब अपने अपने कीवर्ड है जो वेब एलिमेंट को ढूंढ के आपको रिटर्न कर देता है, फाइंड करके उसको लोकेट करके देन ऑब्जेक्ट करके देता है। कई बार आपके पास वेब एलिमेंट जो है अदर उससे भी जनरेट कर सकते हो आप, अदर आपके पास में तरीके भी होते हैं, उनसे भी जनरेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है कस्टम लोकेटर्स। इफ मोर कॉम्प्लेक्स लुकअप्स आर रिक्वायर्ड देन व्हाट इज प्रोवाइडेड through the default locators, custom lookup strategies can be created using custom locator. It's a part of it's a two-part process. First, create a keyword that returns a web element that should be acted on. मतलब देखो, जितने भी ऊपर स्ट्रेटेजीज डिफाइंड है, अगर मान लो वो स्ट्रेटेजीज आपको आपके एप्लीकेशन के मतलब अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रही है, तो आप अपनी खुद की कस्टम लोकेटर स्ट्रेटेजी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कीवर्ड है ये यूज करना पड़ेगा, कस्टम लोकेटर स्ट्रेटेजी। ठीक है। देन उसमें उस कीवर्ड के लिए आपको ये आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला तो ब्राउजर रहेगा, दूसरा आपका लोकेटर रहेगा, तीसरा आपका टैग रहेगा और आपका कंस्ट्रेंट रहेगा। ठीक है। फिर इस जो आपने कीवर्ड बनाया है, या सॉरी जो भी आपने ये कस्टम कीवर्ड है अपना, राइट? इस कस्टम कीवर्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अपन क्या कर रहे हैं उस जावास्क्रिप्ट में अपन ने लिख दिया है रिटर्न विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये वैल्यू जो भी वैल्यू ऊपर अपन इधर से पास कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये उस पूरे वेब पेज में फाइंड कर रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, उस एलिमेंट को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी आईडी
ये वाली वैल्यू हो, और अगर वो एलिमेंट मिल जाए तो उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो। तो ये रिटर्न वाला जो कोड है, ये इस डॉलर एलिमेंट में वेब एलिमेंट को ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर देगा और उसको अपन यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कस्टम लोकेटर स्ट्रेटेजी में अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जो कि आईडी से लोकेट कर रहा है एलिमेंट को और उसको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है, एज एन वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये अपना एक कस्टम लोकेटर बन गया है। अब इसको रजिस्टर कैसे करोगे आप? आपको इसको रजिस्टर करने के लिए इस तरीके से ऐड लोकेशन स्ट्रेटेजी कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसका शॉर्टकट में क्या नाम रखना चाह रहे हो वो, और आपका जो कीवर्ड बना रखा है आपने वो यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे। तो अब आप जब भी मतलब जैसे आपने ये लाइन डिफाइन कर दी आपके टेस्ट के अंदर, तो अब आप इसको यूज करके कस्टम कॉलम एग्जांपल को यूज करके आप अपने एलिमेंट्स को वेरी इजीली लोकेट कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप चाह रहे हो कि अपने खुद की कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हो आप, है ना, लाइक दिस आईडी नेम, और इसके अलावा कुछ खुद की स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हो, तो वेरी इजीली रोबोट फ्रेमवर्क अपने को सपोर्ट करता है, अपन बना सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑन पाइचार्म। सो प्लीज प्लीज रीजॉइन।